बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर है कि उत्तर पश्चिम भारत में 14 मई तक एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। फिलहाल 24 एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। सरकार ने 14 मई तक नोटम बढ़ा दिया है, नोटिस बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि सरकार ने 14 मई तक नोटम बढ़ा दिया है, नोटिस जारी कर दिया है कि फिलहाल 24 एयरपोर्ट को 14 मई तक बंद रखा जाए। आपको ये बता दें कि आज ही विदेश मंत्रालय ने एक प्रवक्ता की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस बात का जिक्र किया कि कल जब संवेदनशील हालत थे, बावजूद इसके पाकिस्तान ने सिविलियंस के लिए जो भी उनका एक हवाई रूट है उसे बंद नहीं किया है और रेगुलर फ्लाइट सिविलियंस फ्लाइट वहां पर जा रही हैं, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा खतरा हो सकता है तब जबकि संवेदनशील माहौल है, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव है। लेकिन भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए फिलहाल 24 एयरपोर्ट बंद किए हैं और इनकी तारीख 14 मई तक बढ़ा दी है। मनोहर केसरी इसी खबर पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोहर, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल मनोज, भारत और पाकिस्तान के सीमा से लगे हुए जो तमाम राज्य हैं उनके 24 एयरपोर्ट को जो पहले 10 तारीख तक बंद थे, अब उसको बढ़ा करके 14 मई तक कर दिया गया है। 14 मई मतलब जो भी हवाई यात्री सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 14 मई मीन्स 14 मई की पूरी रात तक बंद है। ऐसा ना कि 12 बजे रात के बाद जो है सो वो तो पूरी रात तक के लिए बंद है। और आगे अगर कोई नोटम आता है, नोटिस टू एयरमैन आता है, तो हम उसका अपडेट देंगे, क्योंकि लगातार कल जिस तरह से रात में उधर से ड्रोन से हमला हुआ था, तो ऐसे में एयरपोर्ट को भी टारगेट किया जा सकता है। तो सरकार जो है अध्यातन नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से ये रिलीज जारी की गई है और बताया गया है कि तमाम जो 24 एयरपोर्ट है इनको बंद कर दिया गया है और पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कोई एक्टिविटीज नहीं होगी, तो ऐसे में एहतियातन इसे 14 मई रात तक बढ़ा दिया गया है। जी मनोहर, और जितने भी जो सीमावर्ती इलाके हैं पाकिस्तान से, उनसे लगे हुए एयरपोर्ट के साथ साथ ऐसे देश भर के तमाम एयरपोर्ट जो कि डिफेंस के एयरपोर्ट हैं, जोधपुर है, ग्वालियर है, जबलपुर है, वहां पर भी इस तरह का एहतियात रखा गया है। तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में तनाव और बढ़ने की संभावना है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल अचानक पाकिस्तान की ओर से जो अटैक किया गया, उसके बाद सरकार की तमाम एजेंसियां अलर्ट मोड पे हैं। हालांकि पहले से ही है और कल आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के ड्रोन के जो है सो मुंहतोड़ जवाब हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की ओर से सेना ने दिया है। तो ऐसी स्थिति में अभी प्रधानमंत्री के आवास पर हाई लेवल की मीटिंग चल रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद है, सीडीएस जो है अनिल चौहान मौजूद है, तीनों आर्मी चीफ मौजूद हैं और बड़ी बैठक हो रही है जिसमें उन सारे पहलुओं पर चर्चा रही, जिसकी बात आप कर रहे हैं कि अगर उससे सटा हुआ एयर बेस हो तो उस पर हम किस तरह से और निगरानी बढ़ा दें, किस तरह से हम और सारी चीजों को एक्टिव कर दें, किस तरह से हम रडार पर पल पल की जानकारी लेते रहें, अगर कहीं छोटी सी भी भनक लगे तो तुरंत हम एक्टिव हो जाएं। क्योंकि अब आप देखिए S-400 है वो 5 मिनट में एक्टिव हो जाता है और उसी का नतीजा है कि कल जो है तो लगातार हमने चाहे भुज हो, जैसलमेर हो, जम्मू हो, चंडीगढ़, अमृतसर हो, हर जगह हमने उसका देखा रिजल्ट। तो ऐसी स्थिति में लंबी दौर की बातचीत हुई और लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह में भी रक्षा मंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की है, अभी बैठक। और इससे पहले मनोज बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ, चाहे वो आर्मी के हों, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों, और जो आर्मी वेटरन रहे हैं उनके साथ उन्होंने एक लंबी बातचीत की है, उनसे एक लंबी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ, उन वेटरन के साथ पूछा कि अभी के जो हालात है इस पे हम और क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम ठोस कदम और उठा सकते हैं ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से जमींदोज कर दें, पाकिस्तान को नक्शे से हटा दें। हालांकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम सिविलियन पर अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज जो
प्रेस ब्रीफिंग हुई रक्षा मंत्रालय की ओर से और विदेश मंत्रालय की ओर से, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान किस तरह से अपने नागरिकों के आड़ में जो है सो भारत पर हमला कर रहा है, अपने नागरिकों को वो उसके कंधे पे रख करके हवाई जहाज चला रहा है, उसने भारत का एयर स्पेस का वायलेशन किया है। तो इस तरह से हमें हर पल मुस्तैद रहना पड़ेगा और इसी की तैयारियों को लेकर के एक लंबी बैठक अभी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर, आप हमारे साथ बना रहें बेखबर देने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है भारत पाक तनाव के बीच। बड़ी खबर यह है कि दिल्ली एम्स में सभी डॉक्टर्स की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक बैठक ली थी और उस बैठक में तमाम जो केंद्रीय स्वास्थ्य से संबंधित ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में गंभीर चर्चा हुई है। उसमें उस चर्चा में ये भी निकल कर आया कि दिल्ली के एम्स में जितने भी डॉक्टर्स हैं फिलहाल उन सभी की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया। मनोहर, ठीक है, बिल्कुल। आज दोपहर में जेपी नड्डा ने एक लंबी बैठक ली थी और बड़ी समीक्षा बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी मौजूद थी और तमाम विभाग के अधिकारी मौजूद थे, डीजीएचएस मौजूद थे और जेपी नड्डा ने उन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आप जो है सो 24/7 तैनात रहे, जब भी जरूरत पड़े तो आप पूरी तरह से एक्टिव हो जाए। इसी बीच एम्स की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। एम्स के डॉक्टरों को आदेश दिया गया है कि अगर आप छुट्टी पे हैं तो वापस आ जाए, जब तक कोई ज्यादा इमरजेंसी ना पड़े। सबको ऑन लीव हटा दिया गया है और उन्हें कहा गया है कि आप जो है सो जल्द से जल्द ज्वाइन करें वापस। और दूसरी बात यह है कि जेपी नड्डा ने जो आज बैठक ली है इसमें उन्होंने 3 से 4 लेयर पे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की है, इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के चर्चा की है कि अभी फिलहाल हमारे पास क्या पोजीशन है, किस तरह की स्थितियां हैं, चाहे आईसीयू की बात करें, एसटीयू की बात करें या भीष्म क्यूब। क्योंकि चर्चा ये भी है कि जो भीष्म क्यूब है एक फोल्डेबल हॉस्पिटल होता है, 200 लोगों को मौके पर अगर कहीं पर इस तरह की घटना घटती है तो मौके पर जो है तो 200 लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा सकती है। उस भीष्म क्यूब को लेकर के चर्चा हुई है। उसके बाद मैन पावर्स को लेकर के, पैरा मेडिकल स्टाफ को लेकर के चर्चा हुई है और बताया गया है कि एक कंट्रोल डेडिकेटेड बना दिया जाए ताकि पल पल की जानकारी हो, सिर्फ सेंट्रल हॉस्पिटल में नहीं, सभी राज्यों के साथ एक बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, बेहतर तालमेल हो और ऐसे में हेल्थ मिनिस्ट्री में एक उस तरह का कंट्रोल वॉर रूम बनाया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मनोहर का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंद के कवच की। हिंद के रक्षक, हिंद के महाबली की बदौलत भारत ने पाकिस्तान के सारे हमलों को नाकाम कर दिया। ये महाबली हैं S-400, L-70, ZU-2 और आकाश मिसाइल और इसके साथ साथ शिल्का सिस्टम। जी हां, भारतीय डिफेंस सिस्टम के ये विध्वंसक हथियार दुश्मनों के लिए बड़े बेरहम। चीन और पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए भारत ने कुछ रूस या दूसरे देशों से इसे मंगाया और कुछ को अपग्रेड भी किया और खूंखार बना दिया। कुछ तो पूरी तरह स्वदेशी हैं। उसमें आकाश मिसाइल सिस्टम डीआरडीओ द्वारा तैयार किया गया। कल पाकिस्तान ने एक दो नहीं बल्कि कई जगहों पर करीब करीब 500 ड्रोन्स के हमला किया, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली और ड्रोन्स मार दिए। हिंद के रक्षक देश के कवच बनकर सुरक्षा में मुस्तैद हैं और दुश्मनों के लिए काल भी बने हैं। किस तरीके से, खुद देखिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, 12 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने कि किस तरीके से पाकिस्तान ने कई 100 ड्रोन्स के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश की, इन जगहों को टारगेट बनाया। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आपको दिखाई दे रही हैं, इनमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें पाकिस्तान की सीमा से आते हुए वो जलते हुए ड्रोन्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं लाइट के जरिए। उन्हें हवा में ही मार गिराया और उसके पीछे का कारण एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि अपने आप में एक भारत की बहुत बड़ा कवच इसे कह सकते हैं, रक्षक इसे कह सकते हैं। तमाम बातों के साथ साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर से
पाकिस्तान में बौखलाहट बनी हुई है और उस बौखलाहट के कारण लगातार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और मैं आपका परिचय करा दूं। विंग कमांडर रिटायर्ड भारत भूषण साहब, जो कि फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। कैप्टन रिटायर्ड अनुभा सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड एजेबी जैनी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। निपुण आलम बयान, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। और सुमित पीर, वैश्विक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुमित पीर साहब से। सुमित पीर साहब, वर्तमान में जो आप हालत देख रहे हैं, इन हालातों को देखते हुए आपकी दूरदृष्टि क्या कहती है? आपको क्या लगता है, क्या तनाव जो बरकरार है वो आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे ही धीरे धीरे निकल जाएगा, या कुछ बड़ा जो कर दिया है, कुछ बड़ा जो कल हो गया है, और कुछ और बड़ा भारत की तरफ से जो होने वाला है? सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार जी। मनोज भाई, अब ये निर्णायक लड़ाई है, इसको निपटाना पड़ेगा, आर के पार करना पड़ेगा। सांप का सर काट के उसकी बिल में आग लगानी पड़ेगी। और ये बिल है जीएचक्यू रावलपिंडी। सांप का नाम मुल्ला मुनीर है और पाकिस्तान की फौज है। इनका पूर्ण दाह संस्कार करना पड़ेगा, तिलांजलि करनी पड़ेगी। ये तब तक मानेंगे नहीं, क्योंकि ये एक जिहादी प्रवृत्ति है। ये कभी भी नहीं सुधरने वाले लोग हैं। ये हर बार बार आएंगे। मेरे को आशंका है कि आज रात को ये फिर आएंगे, फिर कुछ वारदात करेंगे। ये तब तक आते रहेंगे जब तक हम इनको इस लायक छोड़ेंगे ही नहीं, इस लायक इनको पूरा दुरुस्त नहीं कर देते। और जहां तक इनकी बात है, इनके साथ चीन है, इनके साथ काफी इस्लामिक देशों का समर्थन मिल रहा है। तुर्की से हथियार आ रहे हैं, अजरबैजान से हथियार आ रहे हैं, काफी चीजें इनको अब भी मिल रही है, जिसके कारण ये उतना खुदक रहे हैं। पर इन्होंने भारत को और भारत की एयरफोर्स को और भारत की सेना को अंडर एस्टिमेट कर लिया था। इन्हें लगा शायद कुछ चाइनीज खिलौने होते हुए ये गजवा हिंद कर लेंगे, फतह हो जाएंगे, पर इनका भ्रम टूट गया है। पर अब नाक बचाने के लिए, साख बचाने के लिए बार बार आते रहेंगे। बट हमारी तैयारी पूरी है। अब की बार हमें इन्हें नहीं छोड़ना। अब की बार इस सांप का सर कुचलना है, ताकि ये हमें फिर ना काटे। हर एक की एक समय, हमारे के एक सीमा होती है। ये जो शिशुपाल थे, उनकी भी एक सीमा थी, उसके आगे श्री कृष्ण नहीं रुके। तो ये अपनी सीमा लांघ चुके हैं और ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कोई डीएस्केलेशन नहीं, कोई माफी नहीं, कोई सुलह नहीं, द एंड। और पाकिस्तान को सर तोड़ना है 4 भागों में, उसका भी श्री गणेश करने का समय आ गया है। बलोचिस्तान ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर ली है। कोयटा पे बीएलए का कब्जा हो चुका है, केपी के हाथ से गया। और बचा क्या सर? और बचा क्या? एजीपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजीपी साहब, तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत ने संकेत दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर संकेत दिया, भारत का रक्षा कवच क्या है वो बताने की कोशिश की। नापाक इरादे तो थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें नाकाम कर दिया। क्या कहेंगे इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में? देखिए मनोज, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। उसके लिए मेरा सलाम और जय हिंद आप लोगों को। हमारा जो आज का एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही पुख्ता, कारीगर, मॉडर्नाइज्ड, आधुनिक और बहुत ही कारगर है। ये वो डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि 71 या 65 के वॉर में था। ये वो डिफेंस सिस्टम नहीं है जो कि 15 साल पहले हम लेके अपने ट्रकों में घुमा करते थे। आज के दिन ये S-400 और हमारे जो मेड इन इंडिया के आकाश और जो S-400 के साथ में जो मिसाइल्स आए हैं, हैमर मिसाइल्स और बाकी जितने भी हमारे जो ग्राउंड टू एयर, एयर टू एयर और सरफेस टू एयर के जो मिसाइल्स और काउंटर सिस्टम्स हैं, वो बहुत ही कारगर है। शायद पाकिस्तान को इसका अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं हुए थे। और अब क्योंकि ये मौका है, जबकि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको शायद इसका असर सिर्फ एक ही तरीके से मिलता है, वो है कि डिनाई करते रहो। डिनायल मोड में, पाकिस्तान डिनायल मोड में, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं गिरा, हमारे ड्रोन्स नहीं गिरे, हमारे एयरक्राफ्ट नहीं गिरे। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट दैट अमेरिका ने हमें और सैंक्शंस का भी डर दिया था कि अगर आप S-400 लेंगे तो हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने
S-400 के ऊपर में डील साइन करी और अमेरिका ने इसके लिए हमें वेवर भी दिया। तो आज के दिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही पुख्ता, वेल कोऑर्डिनेटेड है। वो दिन चले गए जबकि एयरक्राफ्ट आके विथ इम्प्यूनिटी हमारे जोधपुर, अंबाला, चंडीगढ़ इन एयरक्राफ्ट को जम्मू, सांबा में अटैक कर सकते थे। अब तो बियॉन्ड द विजुअल रेंज, बियॉन्ड द होराइजन, बियॉन्ड विजुअल रेंज, बियॉन्ड होराइजन रेंज हम जो है आने वाले एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स को गिरा सकते हैं, जो कि गई 2 रातों में हम आपने देखा होगा। जी, जी। अभी बात कर रहे थे मेरे से पहले वाले प्रवक्ता कि क्या ये एस्केलेट होगा या नहीं होगा। देखिए, जब हमने वो 9 आतंकी कैंप्स को अटैक किया, तब हम बोल रहे थे कि ये बहुत ही कंट्रोल्ड है, बहुत ही प्रिसाइज है, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड है, इसका डेयरिंग है, डायरेक्ट है, डिसिसिव है और नॉन एस्केलेटरी है। मैं ये नॉन एस्केलेटरी वाले से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मिलिट्री प्लानर्स जो एस्केलेशन लैडर होता है उस पे चढ़ना तो जानते हैं, चढ़ना आसान होता है, लेकिन एक बार जब एस्केलेशन हो जाता है तो उस लैडर से, उस सीढ़ी से नीचे उतरना मनोज बहुत मुश्किल है। और अगर हम पाकिस्तान की हालत देखें, मेरे से पहले प्रवक्ता उसके ऊपर में इशारा कर रहे थे, अफसर आसिफ मुनीर, उनको कहते हैं मुल्ला मुनीर, वो हार्ड जिहादिस्ट है, हार्ड इस्लामिस्ट है। आप उसकी स्पीच के ऊपर में गैर नजर करें, फिर से नजर डालिए, उसने 2 नेशन थ्योरी को याद दिलाया, उसने हिंदू मुस्लिम डिवाइड को याद दिलाया, उसने जेएनके को अपना जुगुलर वेन बताया, उसने ये बताया कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते। ये क्या है? ये पॉइजन, दिस इज वेनम स्पिटिंग ऑन इंडिया। एंड क्या हम आज उम्मीद करेंगे कि हमने उनके 9 कैंप्स को उड़ा दिया, इतनी तबाही पाकिस्तान में मचा दी, जबकि के उनकी खुद की हालत, पेट्रोल नहीं उनके पास, राशन नहीं उनके पास, अब तो पानी भी नहीं उनके पास, सारे की सारी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहे हैं, वो कहीं से सपोर्ट नहीं है, इंटरनेशनल आइसोलेशन हो गया है। तो क्या वो चुप रहेंगे? चुप नहीं रहेंगे। और आज या कल या परसों, ओके, ये तो बॉर्डर की बात हुई, लेकिन जब आप बोलते हो कि आपका मुद्दा क्या है कि हमको टेररिज्म खत्म करना है, ये जो जिहादिस्ट मूवमेंट है ये खत्म, इस एक्शन से टेररिज्म खत्म नहीं होगा मनोज, जब तक कि जो सेंटर ऑफ पावर है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की, दैट इज द पाकिस्तानी आर्मी। प्राइम मिनिस्टर तो उनके टट्टू होते हैं, आज का प्राइम मिनिस्टर खाली 11% वोट से बिल्कुल सही कहा आपने। जैनी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैनी साहब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि आपको फौज से रिटायर हुए कितना समय हो गया? मुझे हो गए 22 साल साहब, लेकिन मैं रिटायर होने के बाद जैनी साहब 22 साल आपको हो गए, लेकिन मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं, मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूं, आपका जज्बा और आपका तलखी जो है कि अगर मौका आ गया तो अभी आप बॉर्डर पर जाके और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आपकी बातों में वो जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है जो लगातार निपुण साहब, और मुझे लगता है कि साहब जैनी साहब जैसे जो लोग हैं उन्हीं के कारण ये देश आज भी जिंदाबाद है। जी हाँ, बहुत धन्यवाद मनोज जी। जैनी साहब जी, तो मैं ये कह रहा था, मैं आता हूं आपके पास जैनी साहब, निपुण साहब कुछ बोल रहे हैं। मुल्ला मुनीर के लिए 2 लाइन याद आई कि अब के चिंता मत कर मियां, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे और सारे अरमान बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा और सिंध के आर पार लहराएगा तिरंगा। और बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आपने बात कही है निपुण साहब, और मुझे लगता है कि इससे कम में बात अब बननी भी नहीं चाहिए और बात माननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ठीक है हम इधर से वो ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मिसाइल अटैक कर रहे हैं, हम उनको डिफ्यूज कर रहे हैं, हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि एक शांति की बात हम करते हैं, लेकिन कब तक सहेंगे? हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो पीओके को लेकर लोगों के दिल में जो बात बनी हुई है, जो दिल में एक कुछ चुभन सी है, इस चुभन को खत्म करने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं। देखिए, मैं मानता हूं कि
आज की तारीख में पाकिस्तान जितना वीक है हर तरीके से, इतिहास में इतना वीक कभी पाकिस्तान नहीं रहा। आज हम डिप्लोमेटिकली देखें तो कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा है। आप देखिए 47, 65, 71, 84, 99, 84 तक तो अमेरिका उसके बैक में था। 71 में तो हमको अटैक तक करने अमेरिका आ गया था। 99 में अमेरिका ने इंटरवीन कराया, लेकिन आपको कल याद होगा जी डी वेंस वाइस प्रेसिडेंट ने क्या कहा कि हम किसी तरह का इंटरवीन करने वाले इस बार नहीं है। हाँ, ये बयान क्या है? ये समझ में नहीं आया। किसी लोगों ने कहा कि भाई अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया, तो किससे झाड़ लिया? पाकिस्तान से झाड़ लिया, हिंदुस्तान से झाड़ लिया, या अमेरिका ये समझ गया है भारत ने बहुत बेहतर डिप्लोमेसी के जरिए ब्रिटेन को, फ्रांस को, अमेरिका को कन्विंस कर लिया है कि यार हमको हिसाब किताब बराबर कर लेने दो, तुम थोड़ा सा रुको, ठंडा रहो। दो बातें इसमें हुई हैं, दो बातें बताता हूं मैं आपको। एक तो अमेरिका का जो पहले स्टैंड रहा पाकिस्तान को पूरा फुल सपोर्ट करने का, जैसे मैं 99 की आपको कारगिल की बात कही, तब भी अमेरिका साइलेंट था, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ पहुंचते अमेरिका तो बिल क्लिंटन उसमें इंटरवीन करते हैं और कारगिल वॉर को रुकवाने का काम करते हैं। इस बार अमेरिका ने कहा मेरे पास मत आना, मैं वो नहीं रुकाऊंगा, तुम्हारी बदतमीजी है, संभालो, झेलो। पहली तो बात ये। दूसरा क्या कि भारत सरकार ने भी अपना स्टैंड बदला है। मुझे याद है जब पार्लियामेंट अटैक की हम बात करें 2008 में, हमारा 26/11 की हम बात करें, उसके बाद भारत की अपील थी कि देखो पाकिस्तान क्या बदतमीजी कर रहा है, इसको देखो, दुनिया संभालो, ये नजरिया हमारा होता था। इस बार हमने क्या कहा, हम खुद तय करेंगे कि पाकिस्तान का इलाज क्या होना है। यानी कि हमने अपनी स्ट्रेटजी को क्या कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है। और आपने लास्ट जो क्वेश्चन किया पीओके को लेकर, मैं मान रहा हूं कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रूप से हम देखें, इकोनॉमिकली देखें, इंटरनली देखें, और दोनों बॉर्डर पे भारत और अफगानिस्तान दोनों ही बॉर्डर पर इसका तनाव है। इंटरनली बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा 71 में हमने बधाई दी थी, बेटा हुआ है, इस समय 2 बेटे होने के लिए तैयार हैं। कल भी आपने देखा बीएलए ने 3 जगह अटैक किया और क्वेटा के काफ़ी ज़्यादा जो उसके सेंटर्स उनको कब्जे में बीएलए ने ले लिया है। और स्थिति अब क्या है कि ऐसे में पीओके को लेकर मैं कह रहा हूं कि जब बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में चला जाएगा तो पंजाब और सिंध रहता है और पीओके हमारा है ही ऑलरेडी। तो मैं मानता हूं कि जो 71 में हम चूक हुई थी कि 97,000 सोल्जर के बाद हमको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, पीओके वापस ले लेना चाहिए था। जो उस समय गलती हुई वो इस बार सुधार होना चाहिए। और मैं मानता हूँ सही इलाज पाकिस्तान का यही है, बदतमीजी की है तो उसका सही तरीके से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर यह है कि जम्मू, सांबा, कठुआ में ब्लैकआउट किया गया है। सीमांत इलाकों में कंप्लीट ब्लैकआउट किया गया है। कई दिनों से सीमांत इलाकों में फायरिंग हुई है। कल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमले भी किए गए हैं। इसलिए एहतियात को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कंप्लीट ब्लैकआउट की तस्वीरें हैं। पता नहीं पाक कौन सी नापाक हरकत कर दे। हालांकि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, स्पाइडर है, बराक 8 है, MR सैम है और LR सैम है, तमाम सारी S-400 तो है ही। ये तमाम एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स या मिसाइल्स, तमाम सारी चीज़ों को नेस्त नाबूद कर देंगे। आशिक मीर हमारे साथ मौजूद हैं। आशिक, हम देख रहे हैं आपने जो तस्वीरें भेजी हैं कंप्लीट ब्लैकआउट की, सुरक्षा को लेकर किस तरह के संकेत? स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण बनी है लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें ओवरऑल तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टेंस है, लगातार ब्लैकआउट है और जो ही अंधेरा होता है तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जो है शुरू होती है। और कल भी हमने देखा इसी तरफ फायरिंग जो है रात भर चलती रही। ज़्यादातर सिविलियन आबादी को जो है टारगेट बनाया गया, जिसमें एक महिला की जान भी चली गई और कई सारे अन्य लोग जो है उसमें घायल हो गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के उरी सेक्टर में हम इस समय है और यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण है। अब से कुछ देर पहले जो है हेवी फायरिंग यहाँ पर भी शुरू हुई और उस फायरिंग के पहले जो है कई सारे लोग यहाँ से इवैक्यूएट कर चुके हैं। यानी जितना भी लाइन ऑफ कंट्रोल उरी वाला सेक्टर है, यहाँ पर सरकार की तरफ से लोगों को पहले ही ये कहा जा रहा था कि इन एरियाज को जो है खाली करें, क्योंकि पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं है। लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ आर्टिलरी फायरिंग हो रही है, खासतौर पर ज्यादातर हमने देखा कि आम लोगों को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, कई सारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश कल भी की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है पूंछ से। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पूंछ में भारी
गोलाबारी फिर शुरू हो गई है। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग शुरू कर दी गई है और भारतीय सेना इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। आशिक, लगातार पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, वो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत इसका जवाब भी दे रहा है, लेकिन ये जवाब अपनी भारतीय सीमा से लगातार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की जमीन में पहुंचकर अगर जवाब दिया जाए तो कुछ लोगों को तसल्ली भी मिले। देखिए बिल्कुल मनोज, वक्त आ चुका है जब पाकिस्तान को जो है अब उनके अंदर ही घुसकर जो है सबक सिखाना का। फिलहाल जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जम्मू के इलाकों में फिर से फायरिंग जो है शुरू हो गई है। अब जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी 1 घंटा पहले जो है फायरिंग शुरू की गई है, यानी सिविलियन पॉपुलेशन को ज्यादातर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर जितने भी गांव हैं उनको खाली किया है। पाकिस्तान की तरफ से कल रात को भी सिविलियन पॉपुलेशन पर फायरिंग की, कई सारे घर तबाह हो गए और कई सारे लोग जो है घायल भी हो गए, एक महिला की मौत भी हो गई। फिलहाल काफी ज्यादा हालात खराब है। भारत के कई एक शहरों को जो है टारगेट करने की कोशिश कल भी की गई थी, लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना सक्षम है कि पाकिस्तान की नापाक हरकत को जो है नाकाम करार दिया गया। फिलहाल जम्मू और कश्मीर में लगातार फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सेना दे रही है। आज भी जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल उरी सेक्टर पहुंचे और उन्होंने जवानों का मनोबल बनाने के लिए उन्हें हौसला दिया, उन्हें हिम्मत दी। यानी इस तरह जो है लगातार जम्मू कश्मीर में स्थिति काफी ज्यादा शुक्रिया करेंगे आशिक मीर का जो बता रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें ड्रोन से जो हमले किए गए, ड्रोन से हमलों के बाद उन्हें नष्ट किया गया, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नष्ट किया। वो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके साथ बने हुए हैं। स्पाइडर, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी कुछ खासियत आपको बता देता हूं। स्पाइडर इजराइल से लिया गया है, छोटी और मझोली दूरी की मोबाइल सिस्टम है, इससे आप किसी भी विमान को, ड्रोन को गिरा सकते हैं। बराक 8 भारत और इजराइल ने मिलकर इसे बनाया है, जो कि समुंदर और जमीन दोनों पर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। MR सेम और LR सेम मझोली और लंबी दूरी की मिसाइल्स है जो खतरों के साथ रोकी जा सकती है। ये तमाम है आकाश सिस्टम है, S-400 है, ये वो सिस्टम है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली जितनी भी मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, कल उनका जवाब दिया गया। S-400 ट्राइब सिस्टम है जो कि सबसे उन्नत सिस्टम है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा का एक बेतुका बयान आया है। बयान यह है कि जंग में बच्चों के इस्तेमाल की बात कही है, जंग में करेंगे मदरसों के बच्चों का इस्तेमाल। ये किसने कहा? ये आसिफ ख्वाजा ने कहा। आसिफ ख्वाजा जो कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं, वो कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में हम मदरसों के बच्चों को भेजेंगे। बाजी वाह, क्या बात है, क्या बात है आशिक मीर साहब। आप ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो जंग में हम मदरसों के बच्चों को भेजेंगे और आप अपने बच्चों को विदेश भेज दीजिए, विदेशों में पढ़ाने के लिए भेज दीजिए। गजब बात है आशिक मीर। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से पाकिस्तान जाना जाता है आतंक की फैक्ट्री, यूं ही किसी देश को नहीं कहा जाता। ये आतंक की फैक्ट्री है जो लगातार भारत और पूरे विदेश में जो पूरे विश्व में जो है आतंक फैलाने की कोशिश लगातार कर रहा है। लगातार जिस तरह से भारतीय वायुसेना की तरफ से आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, 9 ऐसी जगह जहां पर कई सारे ऐसे आतंकी मारे गए जो कई सारे हमलों में मुलव्वस थे। और पूरा विश्व जो है इस समय भारत के साथ खड़ा है, क्योंकि भारत ने जो किया है वो सबके लिए भला है, यानी हर एक के लिए भलाई का काम है। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान के जो हालत इस समय बने हुए हैं, पूरे विश्व में पाकिस्तान को किस नज़र से देखा जा रहा है ये दुनिया जानती है। फिलहाल अगर हम देखें तो पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर या भारत में जो हालातों को ख़राब करने की कोशिश अभी भी कर रहा है और सीमावर्ती इलाकों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं काफ़ी तनावपूर्ण है। और इस बीच जो पाकिस्तान के आप रक्षा मंत्री की बात करें, रक्षा मंत्री जिस मुल्क का, जिस देश का ऐसा बयान दे कि वहां पर जो है दर्शकों से खबर आ रही है कि जम्मू में भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। एंटी ड्रोन सिस्टम भी एक्टिव हो चुका है। कल भी इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने काफी बेहतर तरीके से
पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन्स और मिसाइल को गिराया और एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ साथ आकाश मिसाइल सिस्टम, स्पाइडर बराक, 8 MR सैम और LR सैम जैसी मिसाइल्स आती हैं। आशिक, आज क्या सुरक्षा बल क्या कह रहे हैं, वहाँ के जानकार क्या कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की तरफ से फिर इस तरह सी नापाक हरकत हो सकती है और वहाँ का सिस्टम, चाहे वो एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम हो या फिर एयर डिफेंस सिस्टम हो, एक्टिव? बिल्कुल, जिस तरह से पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, तो इसके चलते जो है सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अगर हम LOC के सटीक लगने वाले इलाकों की बात करें, जहां पर एंटी ड्रोन्स गन्स जो है वो रखे गए हैं और साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और जिस तरह से भारत का डिफेंस सिस्टम काफ़ी मजबूत और सक्षम माना जाता है, और वही कुछ हम देख भी रहे कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने टर्की से ड्रोन्स खरीदे हैं, खासतौर पर भारत को जो है कहीं ना कहीं भारत पे हमला करने के लिए उन ड्रोन्स को किस तरह से मार गिराया जाता है। कल से हम देख रहे हैं लगातार कई सारे ऐसे ड्रोन्स को जो है मार गिराया गया। खासतौर पर अगर हम जम्मू के इलाकों की बात करें, वहां पर ऐसे कई ड्रोन्स जो है मार गिराए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार इन ड्रोन्स को जो है मार गिराया जा रहा है। यानी लगातार पाकिस्तान जो युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है, चाहे चीनी हथियार लेके, चाहे हम टर्की के हथियारों की बात करें, तो इन हथियारों से लगातार पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के इलाकों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना के शूरवीर जवान जो है उन्हें जो है मुकाबला कर रहे हैं और उन तमाम जितने भी ड्रोन्स हैं उनको मार गिराने में जो है फिलहाल भारतीय सेना कई दिनों से लगातार सीमांत के इलाकों में फायरिंग की जा रही है और पाकिस्तान की तरफ से की जा रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक, हाई लेवल मीटिंग शुरू हो चुकी है। कई लोग इस मीटिंग में मौजूद हैं। लगातार कई दिनों से हम कह रहे हैं कि कुछ बड़ा होगा, बड़ा होता जा रहा है, और ये और कितना बड़ा होगा और ये बड़े होने की सीमा क्या है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान खुद ही जब तक नहीं स्वीकारे, हाँ साहब अब इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता हमारे ऊपर, तब तक ये चलेगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक उच्च स्तरीय बैठक चल रही है और इस बैठक में मंथन चल रहा है। अब ये मंथन पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक होगा, आशिक? बिल्कुल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने देशवासियों के साथ वादा किया था कि जो आतंकी पाकिस्तान में छुपे हुए हैं उनको मारा जाएगा, और उसी तरह जब ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च किया गया कई सारे टेरर नेटवर्क्स पर, कई सारे टेरर कैंप्स पर, और उसमें कई सारे आतंकी मारे गए जो कि देश के लिए गर्व माना जाता है। फिलहाल जिस तरह से ये बैठक चल रही है, इस बैठक में अभी जिस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पाकिस्तान भारतीय हदूद में जो है लगातार फायरिंग कर रहा है, और हमने देखा जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों को जो है निशाने पर लिया गया है। कई सारी कैजुअलिटीज अभी तक हुई है और जिसका जवाब जो है अब भारत देगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री के घर पर जो है ये मीटिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं जो आवाज पहले ही देश से उठ रही थी कि POK को वापस लाना है, आशिक, हम देख सकते हैं तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ साथ CDS भी मौजूद हैं। बहुत बड़ी बैठक है, बहुत बड़ी बैठक है। तो इस बैठक के जरिए क्या हम ये समझ सकें, क्या हम ये कह सकें कि आज कुछ बड़ा हो सकता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास AGP जैनी साहब मौजूद हैं। जैनी साहब, प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, और बड़ी बैठक के साथ साथ अगर प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री, NSA चीफ हैं, CDS हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं, तो लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण बैठक और आने वाला समय पाकिस्तान के लिए भारी हो सकता है। जिनी साहब, मेरी आवाज आ रही? हाँ मनोज जी, देखिए ये बैठक जो हो रही है जी, ये इसको हमें कोई खास नजर से नहीं देखना चाहिए। ये एक रूटीन मामला है, जबकि के एक देश की लीडरशिप
अपने एडवाइजर्स के साथ मंथन करती रहती है। द नेशन इज एट वॉर मनोज। देश इस समय एक संकट में है, तो इस किस्म की मंथन, इस किस्म की करना है। ये मीटिंग कल भी हुई थी, आज भी हो रही है और कल भी होगी। तो बिल्कुल आज कल की भी होगी। मीटिंग के मनोहर ऊपर हमारे मैं साथ ज्यादा मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास पर मौजूद हैं। मनोहर, क्या खबर? देखिए बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों सेनाओं और राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल इन सबके साथ बैठक कर रहे हैं। अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं मनोज जी, तो आप देखिए कि किस तरह से कॉन्फिडेंस में प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। और उसमें देखिए सभी लोग जो है प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उनको वो अपने पैड पे नोट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा फैसला भारत की ओर से लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि अभी जो खबर आ रही है अलग अलग जगहों से कई इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बैठक चल रही है, इसमें सारे पहलुओं को लेकर के चर्चा हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान की ओर से कल रात में अटैक किया गया था और उसके बाद हमने किस तरह से न्यूट्रलाइज किया। इससे पहले भी प्रधानमंत्री कुछ देर पहले उन तमाम फॉर्मर जो है एयर चीफ मार्शल हो या फिर नेवी चीफ हो या आर्मी चीफ हो और कुछ वेटरन के साथ मुलाकात की। उन्होंने प्रेजेंट सिचुएशंस को लेकर के चर्चा की, विस्तार से उन्होंने जाना कि आखिरकार ऐसी स्थिति में हमें और क्या करना चाहिए। जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं जो बता रहे हैं, उसी तरह प्रधानमंत्री भी पूर्व फौजियों के साथ, पूर्व सेना अध्यक्षों के साथ बातचीत की है, मुलाकात की है, उसके बाद ये बैठक चल रहे हैं। जो हमारे दर्शक अभी तुरंत जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर बता दूं मनोज जी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान मौजूद हैं, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी मौजूद हैं, उसके अलावा एयर चीफ अमरप्रीत सिंह मौजूद हैं, इसके अलावा दिनेश त्रिपाठी जो नेवल चीफ हैं वो मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल है, उसके साथ साथ जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। आज सुबह में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन तीनों आर्मी चीफ के साथ और उसके अलावा सीडीएस के साथ बड़ी बैठक की थी और तमाम हालात का उन्होंने जायजा लिया था और तैयारियों के बारे में बातचीत हुई थी और उसे लेकर के अभी 7 बजे से कंटिन्यू ये बैठक चल रही थी और उसके बाद प्रधानमंत्री को सारी जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री से 1 to 1 भी बातचीत हो रही है। और अब आप देखिए कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, जो फुटेज देख रहे हैं, राजनाथ सिंह को आप देखिए किस तरह से वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि देश की जनता जो चाहती है वैसा ही होगा, तो लगातार ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी मेरे साथ जीनी साहब मौजूद है। जीनी साहब, जल सेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष और इसके साथ साथ सीडीएस, लेकिन एक चेहरा जो है जिन्हें जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, वो है एनएसए अजीत डोभाल। लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे हैं, पाकिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, वहां के तमाम आतंकवादी संगठनों से वाकिफ हैं, वहां की स्थिति, वहां के राजनेता, वहां की सेना, वहां के आईएसआई से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और मुझे लगता है कि ये जो जंग का या पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो कैनवस है, उसमें रंग भरने का काम सबसे ज्यादा अगर कोई कर रहा है तो वो डोभाल साहब है। जिनी साहब, भारत भूषण जी मेरे साथ मौजूद हैं। भारत भूषण जी, आप क्या मानते हैं जो मैंने सवाल पूछा उसके जवाब में? अनम्यूट कर लीजिए भारत जी, अनम्यूट कर लीजिए। कर दे, हाँ जी। तो अजीत डोभाल जी का जो है रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पाकिस्तान में भी रह चुके, कहते हैं उनकी तो ये है कि बड़ी कहानी है कि वो रहे, गुमनाम के तरीके से वे रह चुके हैं कई बार। और उनका जो एक्सपीरियंस और जितनी बैठकें बैठी इंटरनेशनल लीडरों से बात करी है उन्होंने, उनका एक अनुभव बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनकी जो इनपुट्स होती हैं वो नेचुरली बहुत ही इंसाइसिव और वेरी पर्टिकुलरली नॉलेजेबल इंसाइट्स होती हैं और सारी इंफॉर्मेशन भी उनके पास आती है, क्योंकि उनके रोल यही है कि एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जैसे अब हर देश के जो होते हैं तो उनके पास सारी जो है जानकारी आती है। उसके जो इनपुट्स बुला के वो प्राइम मिनिस्टर सारे रिपोर्ट पढ़ नहीं पाते, तो नेचुरली वो अपना समराइज करके जो जो इम्पोर्टेंट होती है वो बात बताते हैं, तो उनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ में।
उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। निपुण साहब, अगर कूटनीतिक स्तर पर देखा जाए तो भारत की कूटनीतिक और भारत का जो जो युद्ध की रणनीति है, बड़ा गजब का सामंजस्य इस बार देखा जा रहा है। कोई भी देश भारत के खिलाफ उस तरीके से दिखाई नहीं देता है, भारत के साथ है। पाकिस्तान के आतंकवाद पर चोट कर रहे हैं। अगर चाइना को छोड़ दिया जाए, टर्की को छोड़ दिया जाए, और अगर आप युद्ध क्षेत्र की रणनीति देख रहे हैं, आप डिफेंस की रणनीति देखिए, अटैक की रणनीति देखिए, बहुत शानदार परिचय है। देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही, और बल्कि आपने चीन का नाम लिया। मैं चीन को भी कहूँगा कि चीन ने भी ये कहा है कि मैं आतंकवाद के साथ नहीं हूँ, मैं आतंकवाद के अगेंस्ट खड़ा हूँ। पाकिस्तान के साथ देने की तो बात की है, लेकिन साथ में टेररिज्म के अगेंस्ट बात की है। टर्की मात्र एक ऐसा देश है जो आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और मैं टर्की को तो बड़ा फैक्टर मानता नहीं हूँ। मेजर लिस्ट में उसका इम्पैक्ट नहीं है। सीरिया, हम जब सीरिया की बात करते हैं तो सीरिया में हम देखा असद गवर्नमेंट के बाद में भी वो वहाँ पर कुर्द लड़ाकों तक को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो यहाँ पाकिस्तान क्या मदद कर पाएगा, इसको हम साइड करते हैं। और जो आपने बात की डिप्लोमेसी, बिल्कुल डेफिनेटली आज हम भारत को कहते हैं, बार बार हम बोलते भी हैं कि इंडिया बिहेवियर जस्ट लाइक ए स्मार्ट पावर। स्मार्ट पावर यानी कि एक हार्ड पावर की तरह, सॉफ्ट पावर की तरह, ये सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक किसी कंट्री को माना जाता है कि कोई डिप्लोमेसी में अगर मास्टर है तो वो स्मार्ट पावर कंट्री है। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर दोनों को लेकर चल रहा है, और हम लगातार देख रहे हैं जिस प्रकार से बैठ के हो रही है और कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है। कल का मैं बोल रहा हूँ कि कल जिस प्रकार हमने एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को एकदम से ध्वस्त कर दिया है, आज स्थिति ये है कि हम जाएं पाकिस्तान के आसमान के अंदर तो हमें ऐसा महसूस होगा ये हमारा आसमान है, हम जहाँ चाहे घूमें, कोई हमको रोकने वाला नहीं होगा। इस प्रकार का जो पहल हमने किया, और उधर से आप पाकिस्तान का देखिए, पाकिस्तान ने कल 500 ड्रोन हमारे जब भेजे और रॉकेट्स हमला किया, लेकिन हमने क्या किया, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। मेन डैट कि पाकिस्तान की आर्मी को ये तक नहीं पता है कि स्टेप पहला कौन सा लेना है और सेकंड स्टेप कौन सा लेना है। हमारा स्टेप जो है बिल्कुल शानदार स्टेप है। अब हम जाएं अगर पाकिस्तान की ओर, क्या पाकिस्तान हमको रोक पाएगा? कदाचित भी नहीं। और मैं मान रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा अगर हम इंटरनल इश्यूज में भी पाकिस्तान को थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखा दें, जैसे BLA है, खैबर पख्तूनख्वा है, उधर तालिबान को थोड़ा हम पुश कर दें। आपको क्या लगता है कि भारत दिखा नहीं रहा होगा, जीतोबाल रणनीति नहीं बना रहे होंगे? नहीं, मतलब मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से वहां पर BLA पाकिस्तान के सैनिकों को मार रहा है, TTP अलग संकेत दिखाई दे रहा है, वो भी चुन चुनकर पाकिस्तान के सैनिकों पर हमला कर रहा है, तो मुझे लगता है कि हवा तो दी ही जा रही होगी। अब वो बात क्या ना कि मैं ऑफिस का हम लोग क्या ना बोल नहीं सकते, लेकिन बात ये है कि होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस समय, आज की तारीख में पाकिस्तान जितना कमज़ोर है, इतना कभी पाकिस्तान कमज़ोर नहीं हुआ। चीन भी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है। रीज़न क्योंकि चीन भी खुद टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है, और दूसरा चीन यूरोपियन देशों को देख रहा है। यूरोपियन देश जब यूनिटी की बात आती है, और ख़ास तौर से जिस प्रकार से जो पहलगाम में हमला किया गया आतंकवादियों में, उसको लेकर चीन पक्ष ले ही नहीं पाएगा किसी भी तरीके से। तो मैं मानता हूं कि टर्की के अलावा कोई देश ऐसा नहीं है, जो अमेरिका का मैंने आपको उदाहरण दिया, उसने सरेंडर कर दिया है। यूरोप के देश साथ नहीं है, फ्रांस खुलकर हमारे साथ में है। ब्रिटेन कहता है मैं न्यूट्रल हूँ, ठीक है, आपको न्यूट्रल लेना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रांस, रशिया, अमेरिका ये आपके साथ खड़े हैं, चीन खुलकर सामने नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा वीक कंडीशंस है, POK वापस लिया जाना चाहिए। और डिप्लोमेटिक विन मैं तो ये मानूंगा कि हाँ, वाकई में हमने POK जो था उसको वापस लिया, उसको। और मुझे लगता है कि पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, हर चुनाव में इसका जिक्र होता है, जब भी पक्ष विपक्ष में बहस होती है तो POK की चर्चा हो जाती है, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा समय नहीं है। सुमित पीर मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनके पास चलूंगा। सुमित साहब, अमूमन युद्ध अच्छा नहीं होता, किसी भी देश के लिए युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों का इलाज अब युद्ध ही है। क्योंकि आपने भी देखा होगा, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 3 दशक हो चुके हैं, 3 दशक से लगातार भारत आतंकवाद का दंश झेलता है, पाकिस्तान आतंकवाद करता है और कह देता है कि हमने किया ही नहीं है, न कर जाता है। आज हमने जब मिसाइल हमले किए तो उन्हीं की जमीन से आतंकवाद के जिंदा सबूत आ गए, और भारत की सरकार और तमाम राजदूत जो तमाम देशों में हैं, वो उन तस्वीरों को बता रहे हैं कि देखिए ये आतंकवादी, और ये आतंकवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना, और उन आतंकवादियों के ताबूत में पाकिस्तान का लिपटा हुआ झंडा। अब इससे बड़ा सबूत क्या होता है? और जब इससे बड़ा सबूत है तो फिर युद्ध के जरिए सबक पाकिस्तान को सिखाया जाए, नुकसान होगा, और कोशिश की जाए कि नुकसान हो तो कम हो, बेहद कम हो, ना के बराबर भारत का। सबसे पहले तो मनोज भाई एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की जो सेना है, इसका मोटिव आपको पता क्या? मोटिव
ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्लाह, इसका मतलब होता वी बिलीव इन द अल्लाह एंड विल डू जिहाद इन द नेम ऑफ अल्लाह। ये कि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद का मैं मोटिव नहीं बता रहा हूं, हमारा नाम नमक निशान, इनका ईमान, तकवा, जिहाद फिजिबिल्लाह। जहां फौज के मोटिव में लिखा है जिहाद करना, जहां फौज का हेड मुल्ला है, जहां फौज का हेड फेनेटिक है, इस्लामिस्ट है, इस्लाम के तंज पे इस देश की बुनियाद रखी है, हिंदू हेटर, गजवाए हिंद, काफिरों को मारना है, यही एक मिशन लेके चले हैं। इसी जहर पे अब अपनी आने वाली नस्लों को पालते हो, तो इनका एक ही विकल्प है, वो है इजराइल टाइप सोल्यूशन, और कोई नहीं है। हमने बहुत डोजियर दे दिया, अब डोज देने की जरूरत है, डायरेक्ट डोज देने की जरूरत है। ये मोदी सरकार है, ये मनमोहन की सरकार नहीं है, डोजियर से यहां बात नहीं बनती। मोदी जी को बोला होगा कुछ बुद्धिजीवियों ने, साहब डोजियर भेज दो, उन्होंने कहा नहीं भैया डोजियर नहीं देंगे, सीधा डोज देंगे। जब तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद को अनसस्टेनेबल नहीं करेंगे तब तक जिहाद होता रहेगा, क्योंकि ये इस फंडे ने इनके लिए पिछले 1200 साल से डिलीवर किया है। जब आप इसको निरस्त कर देंगे, एक कहावत है, ओनली पावर कैन इंश्योर पीस। अगर आपके पास ताकत है तो आपके पास पीस होगी। कोई आप पे रहम खा के, कोई आप पे दरिया दिली दिखा के आप पे पीस नहीं दिखाएगा। आज हमारी बाजू में ताकत है, पाकिस्तान के अंदर जाके उन्हें ठोकते हैं। क्या कर लिया उन्होंने, आपको मैं बताऊं, जब पहलगाम की हादसा हुआ था भाई, इनके यहाँ वो लगे थे बॉडी कैंप्स, कोई जीएचक्यू रावलपिंडी में बैठ के वो नरसंहार देख के कॉफी पी रहा था, और क्या बोला था, जाके मोदी को बोल दो। अब मोदी को बोल दिया, अब मोदी ने दिखा दिया, 14 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, और ये पाकिस्तान का मुनीर अपना परिवार निकाल चुका है, शमशाद अपना परिवार निकाल चुका है। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है पीर साहब कि अभी जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा साहब कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो हम अपने मदरसों के बच्चों को जंग के लिए भेजेंगे। अब जेनी साहब, तुम पाकिस्तान के मदरसों के बच्चों को जंग के लिए भेज दो और अपने सारे बच्चों को लंदन भेज दो, दुबई भेज दो पढ़ने के लिए, यानी कि यही कर करके पाकिस्तान की हालत होगी। जेनी साहब। मनोज जी, जो हमने 9 मुकेश साहब, पीसीआर से कहूंगा, जेनी साहब की आवाज में कुछ परेशानी आ रही है, यही सवाल, वो उनकी आवाज एक बार जेनी साहब की आवाज ठीक करें, यही सवाल भारत भूषण जी से। हाँ जी, ये तो उनके बच्चे लोग जो है बाहर विदेश में जाके बैठे हुए हैं, फैमिली बाहर बैठी हुई है, और ये भी जो है इनकी भी जो है कोई कनेक्शन नहीं है ट्रूप्स के साथ। तो उनके ओवन कारगिल में आपने देखा था, उनके सोल्जर्स की भी लाशें नहीं ले गए, वो भी एक्सेप्ट नहीं किया कि हमारे लोग हैं। हम ही ने लोगों ने वहाँ पे उनको गाड़ के उनको दफनाया विद प्योर फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो वो ऐसा ही देश है, जेनेटिकली डिजीज, मैं बोलता हूँ कि पैदाशी उनकी मतलब ऐसी है, तो उससे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो। वो कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, ना प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके पास बस यही है कि बस मारो और लूटो, खत्म करो। और ना उनके पास 75 ईयर में जो है उन्होंने 60 साल तो मिलिट्री रूल रखा, कोई सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही नहीं रही, और जब भी गवर्नमेंट रही डेमोक्रेटिक, वो भी मिलिट्री के दम पे। तो वहां पे तो ऐसे होना ही है। जी, सुमित कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी देखिए, बात सही, सीधी सी बात है मनोज भाई, यहाँ पे जो इनके घर जर्नल कर रहे हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में, पता सबको पता है। नॉर्मल आदमी को इस्लाम का चूरन खिला खिला के बोलते बेटा तू तो एक जो है, तो एक मुसलमान 10 काफिरों के, कोई कहता 100 काफिर, कोई कहता 1000 काफिरों के बराबर है। तुम जन्नत करोगे, जिहाद करोगे, जन्नत में जाओगे, 72 हूरें मिलेंगी, जमीन पे रखा गया, सीधा जन्नत जाओ, ऐश करो। ये इनको बताया गया। आपको रोकना चाहता हूं, इस वक्त जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है कि अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। अखनूर में कल पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला भी किया गया था। देखिए, सूरज डूब गया है, पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन अब बस मुझे लगता है कि निपुण साहब, पाकिस्तान का सूरज है, उसके डूबने का इंतजार किया जा रहा है। सूरज तो हमने को दिखाई दिया था परसों, जब एक 44 में जाके अटैक किए नहीं, इस बार सूरज क्या मतलब जो झंडे में तारा है उसको भी डुबो दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, एक बात आपने जब बात कर रहे थे कि मदरसों की, मुझे याद आ रहा था जियाउल हक जब उस समय था, इसने पाकिस्तान का इस्लामीकरण पूर्ण रूप से कर दिया था। और उसने क्या कंडीशन लगाई थी कि जो मदरसे में 5 साल पढ़ चुके हैं
5 साल पढ़ा हुआ ऑटोमेटिकली आर्मी में आके दाखिल हो सकता है, उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो ये जियाउल हक की पॉलिसी थी। मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे मुल्ला मुनीर की आप बात करो, वो 1948 की बात 46 की बात कर रहा था कि टू नेशनल थ्योरी, तमाम तरह की बातें। और आज जो ये इनके विदेश मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा जो हैं, वो बात कर रहे हैं जियाउल हक के इस्लामीकरण की। तो जो ये मानसिकता है, ये जीना नहीं चाह रहे कि हम 2025 में खड़े हैं। भारत 2025 में खड़े होकर 2047 देख रहा है, और ये 2025 में खड़े होकर बात करें 70 की, 1946 की। तो ये स्थिति दिखाती है कि पाकिस्तान का सिस्टम ना तो नीयत है, ना कोई स्ट्रैटेजी है, ना लीडरशिप है, ना आपस में कोऑर्डिनेशन है, और ये खुद बिखर जाने वाला है। कल आपने देखा होगा पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान को छुड़ाने के लिए जेल के बाहर पहुंच गए थे। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ तक सिविल वॉर की कंडीशंस भी है, और अगर भारत की ओर से बहुत कड़ी हमला होता है, जिस प्रकार हम बात उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार ढंग का हमला हो जाए, तो पाकिस्तान में खुद ही स्थिति ऐसी हो जाए कि हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये खुद ही बिखरे पड़े हैं। कहते हैं ना कि एक देश वो जिसको किसी ने लूटा, खुद उन्होंने लूटा, कि हमने तो अपनों ने लूटा, तो ये तो खुद लूटने को तैयार जिस प्रकार कंडीशन इनकी है। और रही बात सूरज और चांद की, ये तो उनको पता ही नहीं, चांद को जो है अपने झंडे पे लगा के चांद खुद से, चांद यहाँ पर हैं, हम चांद पे जाके अपना तिरंगा लगा के आते हैं, और तब बताते चांद क्या होता है। ये बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छी बात आपने कही है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1971 में पाकिस्तान प्रेग्नेंट था। जी हाँ, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जम्मू कश्मीर की, कि अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले समय में और भी संकेतों के। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं सभी मेहमानों का जो मेरे साथ मौजूद थे, लेकिन उस बात का जिक्र करता हूं जिसके आप चर्चा कर रहे थे कि 1971 में पाकिस्तान प्रेग्नेंट था, और अब पाकिस्तान फिर से प्रेग्नेंट है, और इस बार 2 बच्चे होने की उम्मीद है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। और एक जो बच्चा पहले से वहां है, जो अपनी मां से बिछुड़ गया है, उसका हाथ पकड़ के वापस लेके आना है, यानी कि पीओके पर इस बार अपना झंडा लगाना है और पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पूरा देश, 140 करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि भारत ये कब करता है। पाकिस्तान सतर्क रहो, अलर्ट रहो, और कभी भी वो समय आ सकता है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।